तो इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या है आपके पास, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगना है आपका, इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं इसको। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो आप लाइन आज तक पढ़ते आए हैं साइंस में कि मास कभी भी ना तो बनता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है, वो जस्ट क्या करता है आपका कांस्टेंट रहता है, जितना अंदर उतना बाहर, जितना वो एंटर कर रहा है उतना ही लीव करता है, ठीक है ना। बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन रहती है। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कुछ इसी लॉ को फॉलो कर रही है, कंजर्वेशन मास को ही फॉलो कर रही है। क्या बोलता है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में, हम कैसे निकाल के आएंगे कि अगर आपको एक कोई भी सरफेस दे दिया एस जिसका वॉल्यूम वी है और इसका स्मॉल रीजन ले लिया डेल्टा एस जिससे नॉर्मल निकल रहा है एन कैप, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो मास इसके अंदर है ना, इस वॉल्यूम वी के अंदर जितना भी मास है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इस पे बेस रहेगी। मतलब इसमें कोई भी इनलेट या आउटलेट नहीं, इनलेट आउटलेट मतलब कोई भी ऐसा छेद नहीं है जिससे कोई चीज बाहर जा सके या कोई चीज अंदर आ सके। आगे जाके आप फोर्थ सेक्शन में पढ़ेंगे कि सोर्स सिंक डबलेट, ये सिंगुलैरिटी रहती है फ्लूइड के अंदर। तो ऐसा कोई इसमें नहीं है होल वगैरह, कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी सिंक नहीं है, कोई भी डबलेट नहीं है कि जिससे आपका बाहर जाए कोई भी लिक्विड या लिक्विड अंदर आ सके। मतलब जितना मास अंदर है वो अंदर ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे मोशन में, कोई भी इसमें ऐसा चेंज नहीं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कंसीडर करूं कि अगर मैं कोई भी मास ले लूं फ्लूइड का, देखो मास मास की इक्वेशन क्या होती है, कुछ बता सकते हो फॉर्मूला? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, तो मास क्या बन गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमें पता है कि रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम कितना आएगा इसका, वॉल्यूम हमें देखना भी तो पड़ेगा ना कितने भी, अगर कोई फ्लो हो रहा है। देखो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो क्वांटिटी है ना, जो भी इसके अंदर मटेरियल है वो एक स्मॉल सिलेंडर के इक्वल है, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना उसके इक्वल है। तो ये सिलेंडर कैसा है आपका, ये जो हमने स्मॉल क्रॉस सेक्शन लिया ना इस पे बात कर रहे हैं, ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन वाला आपका सिलेंडर है, ये डेल्टा एस है, ठीक है। ये डेल्टा एस है, इस डेल्टा एस से हमने कंप्लीट सिलेंडर बना दिया, क्योंकि 3D में फिगर है तो दिखने में तो ऐसा लगेगा 2D टाइप, लेकिन बनेगा कुछ ऐसा सिलेंडर टाइप। अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं तो हमने मान लिया कि जो स्मॉल सिलेंडर है इसमें जो मास है, जो लिक्विड है, वो क्यू की स्पीड से फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन एन कैप। मतलब क्यू डॉट एन होगी नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी ये हो गई, सरफेस है डेल्टा एस। अब मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ना एरिया इंटू लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं वॉल्यूम को। तो एरिया तो ऑब्वियसली डेल्टा एस ही है इसका, लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम या डिस्टेंस कह सकते हैं। तो आपने पढ़ा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना आ गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, क्यू डॉट एन इंटू टाइम करना है, तो टाइम ले लिया हमने डेल्टा टी, स्मॉल टाइम लेना डेल्टा टी ले लिया। तो ये हमारे पास मास का फॉर्मूला आ चुका है, कितना आया मास का फॉर्मूला, रो क्यू डॉट एन डेल्टा टी डेल्टा एस, ये आया है हमारे पास मास। कितना मास हमारे पास है कंप्लीट जो भी हमें वॉल्यूम दिया है उसका थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चलिए, देखो जो मास होगा वही तो पूरा लीव करेगा ना वी से, हालांकि यहाँ कोई सोर्सिंग डबलेट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें, हमने क्या कहा ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो अंदर है उतना ही बाहर होगा, जितना बाहर है उतना ही अंदर होगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, यही कह रहे हैं। तो आपने ये तो निकाला अंदर कितना है, ये आपने अंदर का निकाला है अभी। और अगर मैं बात करूं बाहर कितने, तो बाहर का कैसे निकालेंगे, ये तो पहले हो गया अंदर का,
ठीक है, अंदर का हो गया एक तरीके से मास। और अगर मैं रेट ऑफ मास निकालू, रेट ऑफ मास मतलब पर यूनिट टाइम में कितना, तो टाइम से डिवाइड कर दो, पर यूनिट टाइम का आ जाएगा। इतना आ गया आपका क्या, रेट ऑफ मास, रो क्यू डॉट एम इंटू डेल्टा एस। अब ये तो हमने डेल्टा एस की बात की थी। अगर हम एंटायर सरफेस की बात करें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दिया ओवर सरफेस एस रो क्यू डॉट एन डी एस। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ मास कह सकती हूँ, फ्लो आउट फ्रॉम रीजन वी, इसको मैं भी कह सकता है रेट ऑफ मास फ्लो आउट फ्रॉम रीजन वी। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये सरफेस पे काम कर रहा है, रो क्यू डॉट एन डी एस लिख सकते हो। तो सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या था, कोस डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। यस, तो क्या बनती है वो, कैसे चेंज करते हैं। मैम वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लेती हूँ और ये डी यस, तो हो जो जाए। वेक्टर इसमें रो क्यू है इसका डाइवर्जेंस इनटू डीवी। तो ये तो निकला कि कितना बाहर जा रहा है फ्लूइड हमारा, ठीक है ना, कितना हमारा रेट ऑफ फ्लो है एक तरीके से, वो हमने देख लिया। अब हमें ये भी तो देखना है कि यहाँ पे हमारा कि कितना मास इंक्रीज होगा विद इन वी। ये तो हमने मास सिर्फ निकाला, रेट ऑफ फ्लो देखा है कि फ्लो किस उससे हो रहा है, रेट ऑफ मास का फ्लो का देखा हमने कि कितना रेट से मास जो है वो है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें, ये तो इतने की बात होगी, डाइवर्जेंस पी क्यू की फॉर्म में आया है। अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल मास की, मास ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम वी, मास क्या होता है आपके फॉर्मूला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये है, वॉल्यूम डीवी ओवर द सरफेस वी। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम मास कि वॉल्यूम ने कितना मास किया, वो तो हमने सरफेस से निकाला कि सरफेस एरिया की वजह से कितना मास आया। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम की वजह से कितना मास आया। और अगर हम रेट ऑफ मास निकालेंगे, यहाँ पे रेट लेने के लिए क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड। तो टाइम से डिवाइड कर दो कर्ल बाय कर्ल टी रो का वी डी। तो एक मास तो आपका ये वाला आ गया, एक मास ये आ गया, तो टोटल मास कितना हो चुका है आपका, इनका कर दो सम। तो टोटल मास हो चुका है आपके पास, दैट इज इक्वल टू कर्ल रो बाय कर्ल टी डीवी प्लस वी डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू इंटू डीवी इज इक्वल टू कितना आएगा, आपने खुद ही कहा टोटल रेट। देखो जब मास अगर कांस्टेंट था तो उसका अगर हम रेट लेंगे मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। तो रेट ऑफ मास जो ये है, रेट ऑफ मास कितना आएगा, इक्वल टू जीरो, जीरो आएगा, डेरिवेटिव तो जीरो ही आएगा उसका। तो यहाँ से जीरो आ गया, इकट्ठा कर सकते हैं इन दोनों को, वॉल्यूम वी पे बात चल रही है, कर्ल रो बाय कर्ल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि वॉल्यूम कोई भी आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी रीजन है, तो ये अंदर वाला जीरो होगा तभी जीरो आएगा। दिस इंप्लाइज कर्ल रो बाय कर्ल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमने लिखी है। इसको आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है, हम हर जगह पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अब यूज करने वाले हैं सेकेंड सेक्शन में, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ऊपर तो हमने इसका डेरिवेशन किया है, डेरिवेशन कुछ भी ज्यादा नहीं है, एक बार सरफेस के लिए हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, एक बार सीधा वॉल्यूम से ही हमने वॉल्यूम को देखा, रेट ऑफ मास देखा, टोटल रेट ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया। तो वहां से आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, क्लियर हुआ है सबको। यस मैम। चलिए, तो अब यहाँ पे जो सेकंड थिंग है आपके पास, ये तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आ गई, इसकी कुछ क्रोलरी है, इस पे बेस कुछ रिजल्ट्स और हम बना सकते हैं कि हमें पता है डाइवर्जेंस कैसे ओपन होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वेक्टर कैलकुलस में कि किसी भी क्वांटिटी का अगर डाइवर्जेंस लेना है, स्केलर है तो उस पर ग्रेडियंट बनता है, वेक्टर है तो उस पर डाइवर्जेंस ही ओपन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डाइवर्जेंस क्योंकि वेक्टर है, प्लस अब फर्स्ट का लेंगे हम, तो फर्स्ट एक स्केलर है तो क्या बनेगा, ग्रेडियंट इनटू क्यू, यही बन गया आपके पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इसमें जब आप पुट करेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी डाइवर्जेंस वाली तो थी आपकी, तो इसमें अब आपको ये वाला पुट करना है। कैसे पुट करेंगे आप यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस में इसकी जगह पे ये पूरा आ जाएगा,
तो नीचे लिख देते हैं कर्ल रो बाय कर्ल टी प्लस ये वाला आ गया रो डेल क्यू प्लस डेल रो इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इस ऑपरेटर को, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था लैग्रांज ऑपरेटर, अगर आपको याद हो, डी बाई डी टी का रिलेशन दिखाया था, टोटल रेट ऑफ चेंज और लोकल रेट ऑफ चेंज का रिलेशन ये था। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, कर्ल बाय कर्ल टी रो पे अप्लाई हो रहा है और ये भी रो पे अप्लाई हो रहा है, क्यू डॉट डेल। तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम ऑपरेटर डी बाई डी टी से, तो ये बन गया डी रो बाय डी टी, कैपिटल वाला बन चुका है, प्लस रो डॉट डेल क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ चुकी है आपके सामने, जो आप देख रहे हैं दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो कोई भी एक याद रख लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। पहले वाले में डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू था जब हमने कर्ल वाला लिया था, अब जब टोटल वाला आया है तो उसमें रो डॉट डेल क्यू आ गया, डेल अंदर आ गया, बस इतना सा फर्क आया। ठीक है, इसको चाहो तो आप फर्दर और चेंज कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें ये कंडीशन दे दूं आपको कि जो मोशन है वो स्टडी है, स्टडी मोशन है, क्या होता था स्टडी मोशन, बताओगे क्या इक्वेशन में चेंज आता है? मैम टाइम इंडिपेंडेंट होता है। यस, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जीरो हो जाते हैं सारे। तो जब मैं कर्ल रो बाय कर्ल टी जीरो पुट करूंगी, कर्ल रो बाय कर्ल टी, जो ऊपर सबसे पहली इक्वेशन निकली थी, पहली इक्वेशन क्या थी, कर्ल रो बाय कर्ल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जीरो पुट कर देंगे स्टडी के केस में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्टडी गिवन है तो आपको उसमें इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी सिर्फ ये लिखनी है, डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू इज इक्वल टू 0। और अगर इसमें मैं एक कंडीशन और लगा दूं, कौन सी कंडीशन, कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। कभी पढ़ा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? मैम यस। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। और कोई कुछ बताना चाहेगा इनकम्प्रेसिबल के बारे में? चलो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, आगे हम इसका ये पढ़ेंगे। नहीं होता दीदी कि जितना हम प्रेशर अप्लाई करते जाए उसका वॉल्यूम को वही रहेगा जो था। देखते हैं, अभी जो इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, मतलब बात सेम ही होगी, आपने भी यही बोला है कि कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, मतलब वॉल्यूम सेम है। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, मास ऑलरेडी कांस्टेंट है जो हम आर्टिकल कर रहे हैं उसके अंदर, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। जब मास कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेंसिटी भी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले जो आप पुट करेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट है, इट मींस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। जीरो। अगर ये कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट भी बाहर आ गया। तो इस केस में इक्वेशन क्या बन गई है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस q इज इक्वल टू 0। रो भी जीरो की तरफ चले गया, रो इज नॉन जीरो क्वांटिटी। पहले रो बाहर नहीं आ पा रहा था जब हम स्टडी मोशन ले रहे थे, अब रो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। तो जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो उस केस में इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस q इज इक्वल टू 0। तो मोस्ट प्रोबेबली केस में हमारी ये वाली सिचुएशन आती है, इनकम्प्रेसिबल वाली, डाइवर्जेंस q इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद ये कुछ क्रॉलरी थी, इसके बाद आप इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में निकाल सकते हैं, कर्वीलिनियर फॉर्म में निकाल सकते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में निकाल सकते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो अब आपको बस इस इक्वेशन को चेंज करना है, जो इक्वेशन आपने लिखी है ना, कर्ल रो बाय कर्ल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू इज इक्वल टू 0, ये आपका होमवर्क है। आप इस इक्वेशन को चेंज करके लाना कार्टेशियन में भी, चाहे बुक की हेल्प ले लेना, कार्टेशियन देन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का यूज करना। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर देखना डाइवर्जेंस कैसे लिखते थे हम, ठीक है, ग्रेडियंट कैसे लिखते थे अगर ग्रेडियंट है तो, अगर आप सब सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो। फिर उन्हीं को आगे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में करना हो तो सिंपल पर्टिकुलर वैल्यू पुट हो जाएंगे, H1R H2 H11 H2R और H31, दूसरे में R sin थीटा पुट हो जाएगा। तो वो दोनों तो आसान है अगर कर्वीलिनियर अगर आप बना लोगे तो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपने ये सेल्फ ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लास्ट ईयर के पेपर एक बार खोल के देख लेना, है किसी के पास? यस मैम। हाँ, तो उसको ग्रुप में भी शेयर कर दो इन सबके साथ। ठीक है, और ओके। उसको देखो, अगर कुछ रह गया तो मुझे बताना फर्स्ट सेक्शन से।
कि कभी ओके ऐसा हुआ है कि इसके अलावा भी कुछ आया है तो मुझे बताना, फिर हम वो वाला टॉपिक भी इंक्लूड कर लेंगे। फ्लूइड के पेपर मैम की देखो कोई इस बार श्योरिटी नहीं कह सकते कहाँ से क्या आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा टीचर चेंज हुए हैं इस बार, हो सकता है पेपर कौन बनाए। पहले तो नांदल सर थे, अब वो छुट्टी पे हैं, तो पेपर कोई भी बना सकता है इस बार। तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे आपके लिए, जितना हो सकता है उतना सिलेबस करेंगे इस बार। ठीक है। मैम जो आप इसमें से क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बोल रहे थे वो कौन से बोल रहे हो आप?